हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, इससे रिलेटेड आपने सेकेंड ईयर के अंदर या अपन कहें कि 11th-12th क्लास जो 12th क्लास है उसके अंदर आपने इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो पहले से पढ़ रखी हैं कि भाई यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत है वो किसने दिया, किससे रिलेटेड था। तो अपन उसी बात को थोड़ा सा डीपली है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये किस तरह से काम करता है, किन यौगिकों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर अपन जो अपनी फर्स्ट यूनिट है आपके इनऑर्गेनिक के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके दे रखा है आपके मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी इन ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जनरली आपके मेटल लिगेंड फॉर्मेशन है उसमें आपके ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मुख्यतः इसमें दी गई है। जनरली इसका जो मेन पॉइंट तो आपके जो टॉपिक है ये तो स्मॉल जो थ्योरी है ये तो आपके दे रखी है स्मॉल आपके जो सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ये भी क्या है एक बड़ी जो मतलब व्याख्या है उसके आधार पर इसमें की जाती है। अब यहाँ पर अपन जनरली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका सीधा इंट्रोडक्शन है वो इस पर पढ़ेंगे। साथ में देखेंगे कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो मेटल लिगेंड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और साथ में उसके द्वारा कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे आपके पॉलिंग नाम के। इन पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने काम किया था उपसह संयोजक यौगिकों के अंदर या उपसह संयोजक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामान्यतः अपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना उससे रिलेटेड ही यहाँ पर बात की गई। साथ में यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपके जो डी ग्रुप एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के रिलेटेड जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उसका यहाँ पर अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो पॉलिंग जो नाम का साइंटिस्ट था वो क्या कर रहा था, उपसह संयोजक यौगिक हैं उन पर अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करने के बाद इसने एक थ्योरी दी जिसको अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उसके लिए क्या किया गया है कि सामान्यतः जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो काम में आते हैं और काम में आकर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर मेनली जो इनके लिए जो कंडीशन जिम्मेदार होगी वो क्या क्या हैं वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, आपकी जो कंडीशन क्या क्या दी गई है अपन उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि जो किसी कंपाउंड के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय परमाणु है उसके पास क्या पाए जाते हैं, आपके रिक्त कक्षक पाए जाते हैं और इन रिक्त कक्षकों को सामान्यतः अपन संयोजी रिक्त कक्षक कहते हैं। यानी जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या किया जाता है कि भाई ये जो संयोजी कक्ष होते हैं जिनको अपन वैलेंस शेल कहते हैं, इन वैलेंस शेल्स के अंदर क्या पाया जाता है कि इनमें ये सामान्यतः आपके क्या पाए जाएंगे, रिक्त पाए जाएंगे, अपूर्ण पाए जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन है
रिक्त भी हो सकते हैं, अपूर्ण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है, इन संयोजी कक्ष में जो लिगेंड है या जिसको अपन इस तरह से लिखते हैं, जिसको अपन कहते हैं आपके डोनर। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि लिगेंड है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने एटम्स का क्या कर देगा, इनके रिक्त जो कक्षक हैं संयोजी वाले, इनमें अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो क्या बताया गया है, इनके द्वारा जो कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे आपके केंद्रीय धातु, आयन या परमाणु, जो भी आपके यहाँ पर कंडीशन हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितनी संख्या में जो लिगेंड है वो आकर क्या करेंगे, जुड़ेंगे, या ये जितने कक्ष इसको उपलब्ध कराते हैं, तो ये जो संख्या होती है, ये संख्यात्मक मान आपके क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताया गया है कि जितनी संख्या में संयोजी कक्ष ये केंद्रीय धातु आयन उपलब्ध कराता है, उतने ही लिगेंड के जो डोनर एटम हैं वो आकर केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ जाते हैं। जितनी संख्या में आकर जुड़ते हैं ये उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरा क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो एन वाला कक्षक तो क्या होता है, आपके रिक्त होता है। अपने डी वालों के लिए बात करें तो सामान्यतः जो अपने डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें तो क्या बताया गया है कि जो एटम है उसका बाहरी कक्षक कैसा है, आपका NS वाला रिक्त है। अब दूसरी बात क्या बताई गई कि सामान्यतः N-1 वाला जो है ये क्या होता है, इसमें आपके अपूर्ण अवस्था देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बाहर लाने के लिए या उनको दूसरे कक्षों में भेजने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपके हायर एनर्जी लेवल है, जो हाई एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो ये वाले जो आपके कक्षक है N-1D वाले, तो इनमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन का होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपन कह सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉन इनमें दोबारा भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या बताया गया है कि इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं अयुग्मित अवस्था में आ जाते हैं, तो उनके लिए जो पूर्ण अवस्था धारण करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो बाहरी कक्षक, जो बाहरी लिगेंड है या जो बाहरी डोनर है उससे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन उनसे ग्रहण करेंगे और उसके फलस्वरूप आपके जो सहसंयोजक बंध है उसका निर्माण करेंगे। तीसरी बात क्या बताई गई है कि धातु के ये रिक्त जो कक्षक होते हैं ये अलग अलग तत्वों के साथ, अलग अलग लिगेंड के साथ क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, और बंध बनाने के फलस्वरूप ये क्या करेंगे, यौगिक का स्थायित्व बढ़ा देते हैं कि बंध बना, बंध बनने के फलस्वरूप यहाँ पर ये सहसंयोजक बंध बना, उसके फलस्वरूप क्या आ जाता है, इनमें स्थायित्व आ जाता है। तो क्या बताया गया है कि जैसे ही इनमें स्थायित्व आता है, इनके स्थायित्व का मेन कारण इनमें जो बताया गया है, इनके अंदर एक गुण देखने को मिलता है आपके
दिशात्मक गुण, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, निश्चित दिशात्मक गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं ये किसी एक विशेष दिशा की ओर क्या हो जाते हैं, निर्देशित हो जाते हैं, और उसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, आपके संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मेन बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रिक्त कक्षक है या अपूर्ण कक्षक है उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है या लिगेंड है जिसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना दिया है वो क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जो अपना केंद्रीय धातु आयन है ये क्या करेगा, अपने जो संकृत कक्षक है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। सहसंयोजक बंध की वजह से इनमें निश्चित दिशात्मक गुण उत्पन्न हो जाता है। निश्चित दिशात्मक गुण जैसे इनमें उत्पन्न होता है, क्या आ जाता है, इन तत्वों के अंदर स्थायित्व आ जाता है। अब क्या बताया गया है कि संकृत कक्षक बने हैं तो मतलब इनके अंदर जो यौगिक हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पर एक जो संकरण की घटना है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बन जाती है। और क्या बताया गया है, इसके द्वारा संकृत जो कक्षक बने हैं ये अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, आपके संकरण है वो बताएंगे या संकरणी में देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनके अंदर जो संकरण है जो देखने को मिलेगा, अपने यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, सहसंयोजक यौगिक हैं, इनमें मुख्यतः जो कोऑर्डिनेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। सामान्यतः आपके D2sp3 sp3d2 dsp3 sp3d dsp2 sp3 sp2 और sp जो संकरण है इनके द्वारा बनाया जाएगा। अब साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जैसे ही संकरण अलग अलग बनेगा तो क्या बताया गया है कि इनके द्वारा कोई ना कोई निश्चित ज्यामिति भी क्या की जाएगी, यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी कि भी ये यौगिक क्या होंगे, किसी एक दिशा की ओर विन्यासित होंगे। तो विन्यासित होने के फलस्वरूप ये किसी न किसी तरह की आपके निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, और निश्चित ज्यामिति बनाने के फलस्वरूप इनमें क्या है कि जो अलग अलग संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे अपने अभी तो जनरली बात बताएं तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जब इस तरह का संकरण पाया जाता हो D2sp3 या sp3d2 संकरण, तो यहाँ पर आपकी जो आकृति बनाई जाएगी वो आपकी कैसी होगी, अष्टफलकीय या अपन कह दें ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे ये आपके बनेगा त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, या अपन यूँ कह सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है वो इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके बात करें DSP2 के अंदर तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर उस स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर sp3 की तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर sp2 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका ट्राइगोनल जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर sp के लिए बात करें तो यहाँ पर जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो क्या बताया गया है
यहाँ पर अलग अलग तरह का संकरण होगा और अलग अलग संकरण के फलस्वरूप इनमें स्थायित्व आएगा। उसकी वजह से ये अलग अलग ज्यामितियाँ हैं वो प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमने कहा था कि केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड क्या करेंगे, आपके बंध बनाएंगे। बंध आपके सहसंयोजक प्रकृति के बंध इसमें बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जैसे ही सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो हमें पता है यहाँ पर सामान्यतः जो सिग्मा बॉन्ड है इनका आपका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, इनमें स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः कुछ संकुल यौगिकों के अंदर सिग्मा बंध के अलावा कभी कभी जो यौगिक है उनमें पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है। और सामान्यतः जो पाई बॉन्ड है वो इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि उनके द्वारा जो स्थायित्व है वो भी क्या कर दिया जाता है, प्रदर्शित किया दिया जाता है। और यहाँ पर सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि पाई बॉन्ड्स भी है वो यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है देखने को मिलता है, जिसमें केंद्रीय धातु आयन पर जितना चार्ज उपस्थित होता है वो लिगेंड की तरफ भेज दिया जाता है। तो क्या बताया है, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा ये एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, प्रतिसंतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड है इनमें भी क्या हो जाता है, आपके स्थायित्व इसमें देखने को मिलता है। और क्या बताया गया है साथ में कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फलस्वरूप पाई बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर सामान्यतः जो संकुल स्थायित्व प्राप्त कर रहा है वो दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हो रहा है। एक तो जो ग्राही है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और दूसरा एक दाता जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, इनके द्वारा जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, इनमें स्थायित्व बना देते हैं, इनमें स्थायी यौगिक हैं इनके द्वारा बनाए जाते हैं। अब साथ में क्या बताया गया है कि पॉलिंग ने सामान्यतः जो संकुल है उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके बारे में भी क्या कर दी, इसमें रिलेटेड जो पूर्ण व्याख्या है वो इसमें इससे रिलेट कर दी। और साथ में क्या बताया गया कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर पॉलिंग ने ये बताया कि सामान्यतः यौगिकों द्वारा अलग अलग संकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। अलग अलग संकरण प्रदर्शन करने के फलस्वरूप उनमें अलग अलग तरह की ज्यामिति प्रदर्शित की जाती है। जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि जब DsP3 संकरण होगा तो वहाँ पर आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, आपके DsP3 या sp3 संकरण होगा तो उसमें आपके ट्राइगोनल बाइपाइरिमिडल स्ट्रक्चर बनेगी, या अगर sp3 होगी तो यहाँ पर आपके टेट्राहेड्रल होगी, sp2 होगी, DsP2 होगी तो यहाँ पर आपके स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉर्म होगा, और आपके sp2 होगा तो ट्राइगोनल, और जो sp स्ट्रक्चर है उसको अपने लीनियर। तो इस तरह से क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि मेनली यहाँ पर जो पॉलिंग है उसने ये बताया कि सामान्यतः संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर जितने भी यौगिक फॉर्म होते हैं उनमें मुख्यतः आपके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही आपके जो संकरण हैं या संकृत कक्षक हैं, तो क्या बताया है इनके अंदर इनकी वजह से ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो क्या करेगा, इनके साथ
बंध बनाएगा और बंध बनाने के फलस्वरूप ही इनमें कुछ गुण हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि मान लो किसी यौगिक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो सामान्यतः वो अनुचुंबकीय जो गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है तो क्या बताएंगे, वो किस तरह का गुण रखेंगे, आपके प्रति चुंबकीय गुण यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जिसको अपन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बता सकते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे उपस्थित हैं तो वो क्या करेंगे, चक्रण करेंगे। चक्रण के फलस्वरूप उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, आपके चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी यौगिक के अंदर कह दें या किसी संकुल यौगिक के अंदर भी बात करें तो क्या बता सकते हैं अपन कि उसमें उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण है वो केंद्रीय धातु आयन द्वारा कितना उत्पन्न किया गया, कितना उसमें आया, तो उसकी व्याख्या भी है अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। होप यू आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो वीबीटी वाली जो थ्योरी है उसके बारे में पूरा लगभग पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेंगे। साथ में इस वीडियो से संबंधित जो आपके नोट्स है वो बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।